देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आज के इस गुफ्तगू कार्यक्रम में हमारे साथ एक विशिष्ट अतिथि जुड़ रहे हैं और वो हैं महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक साहब। आजकल वो एनसीबी से बहुत नाराज हैं और क्योंकि ड्रग्स क्रूज पार्टी जिस तरह से मुंबई से उठी ये खबर और उसके बाद आर्यन खान का नाम आने के बाद, चूंकि वो शाहरुख खान के बेटे हैं, उसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष एक तरह से इस पूरे मामले को लेकर के आमने सामने हैं। तो ये क्रूज ड्रग्स पार्टी जिस तरीके से इसका राजनीतिकरण किया गया और उसमें अब मंत्रियों के बयान आ जाने के बाद ये पूरा मामला उलझता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आखिर में नवाब मलिक साहब इतना नाराज क्यों हैं, आज हम उन्हीं से जानते हैं। मलिक साहब, बहुत बहुत स्वागत एवी स्टार न्यूज में। जी नमस्ते। आपको क्या लगता है कि एनसीबी जो कुछ भी कर रही है वो सब कुछ महाराष्ट्र सरकार के हितों के खिलाफ है, आर्यन खान के खिलाफ है, फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ है, यहां तक कि आपके दामाद का भी जो नाम आया वो भी एनसीबी के कारण से? क्यों नाराज हैं आप एनसीबी से इतना? हम नाराज नहीं है, गलत को उजागर कर रहे जी। शायद आपको पता नहीं होगा कि जब आर्यन के मामले से मैं बात नहीं चलाना चाहता हूँ। आपको शायद याद होगा कि सुशांत सिंह जो एक अभिनेता थे, उनकी आत्महत्या हुई। मुंबई की पुलिस उसकी जांच कर रही थी और बिहार में एक मुकदमा दर्ज किया गया जुरिडिक्शन ना होते हुए। उसके बाद मुकदमा सीबीआई को देने का सरकार ने निर्णय ले लिया। सीबीआई मुकदमे की जांच कर रही थी और उसी समय एनसीबी के जोनल डायरेक्टर वानखेड़े जी को यहाँ पे भेजा गया। उसके बाद रिया चक्रवर्ती को लेके पूरा एक हाइप किया गया, जिसके पास कुछ नहीं मिला। उस महिला की पूरा कैरियर बर्बाद कर दिया। उसके बाद लगातार उनके कार्यालय में फिल्म वालों के परेड होने लगी, चाहे वो सारा अली खां हो, चाहे दीपिका पादुकोण हो, चाहे श्रद्धा कपूर हो और अर्जुन रामपाल हो, या पूरी फिल्म इंडस्ट्री उनके दरवाजे पे खड़ी। इसी तरह से हर मामले में पब्लिसिटी करने का पूरा खेल करके एक परसेप्शन बनाया गया कि महाराष्ट्र की सरकार कुछ नहीं कर रही है, बॉलीवुड मुंबई में एक ड्रग्स का अड्डा बना हुआ, ये परसेप्शन क्रिएट करने का काम किया गया। पिछले साल लगभग दिसंबर महीने में हमने एक भारती सिंह नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया गया। उस समय जो फिल्म में एक कॉमेडी का रोल करती हैं, अलग अलग शो में आती हैं। हमने उस समय बयान दिया कि एनसीबी का ये मैंडेट नहीं है कि 2 ग्राम 4 ग्राम वाले को पकड़ती है। तो ऐसे लोगों को अगर वो एडिक्ट हैं तो उन्हें रिहैब सेंटर भेजा जाए और उनका काम है कि मल्टी स्टेट रैकेट बस्ट करे, बड़ी बड़ी कार्रवाई करे। ये 2 ग्राम 4 ग्राम पब्लिसिटी का जो काम हो रहा है उसे रोका जाए। उसके बाद हमें मैसेज आया कि इस तरह का बोलना ये इनका ठीक नहीं, और इनडायरेक्टली कुछ धमकियां भी इन अधिकारियों के द्वारा दी गई। फिर 13 जनवरी को दामाद को उनकी माता जी के घर पे सम्मन आया कि आप 13 तारीख को 12 को सम्मन आया, 13 जनवरी को एनसीबी लेने आए। हमारा दामाद 9:10 बजे एनसीबी से पूरे मुंबई शहर के कैमरे होने लगी कि दामाद को। उस समय मुझसे पत्रकार हमने कहा मुझे जानकारी नहीं। काम होते होते 27 से 29 धाराओं में ड्रग की फाइनेंसिंग की धाराएं लगा दी गई। ड्रग हड़बड़ी की, इम्पोर्ट की, एक्सपोर्ट की, इस्तेमाल करने की सारी धाराएं लगाई गई। उस समय हमने कहा कि कानून से कोई बड़ा नहीं और कानून पे पूरा हमारा विश्वास है, कानून अपना काम करेगा। न्याय व्यवस्था में पूरी तरह से मेरी आस्था है। 8.5 महीने हमने कोई बयान कहीं भी अपने दामाद को लेके सफाई नहीं दी। उसके बाद 27 तारीख को भी उनकी जमानत भी हो गई। उसके बाद में मैं आऊंगा। और उसी बीच में जब ये सारी जमानत की लड़ाई लड़ रहे थे हमारे परिवार के लोग, तो कुछ चीजें हमने देखा कि कार्यालय में तस्वीरें
ये मीडिया को फीड करते हैं। हम लोग नजर बनाए हुए थे, पत्रकार हमारे दोस्त थे, हमने कहा कि अब ये तस्वीरें आएंगी, आप देखें। तो 4 तारीख की शाम में 8:30 बजे एनसीबी ने तस्वीरें जारी की कि ये जो ड्रग है हमने सीज किया और फला फला लोगों के पास किया और 6 लोगों की गिरफ्तारी। जैसी ही तस्वीर आई, हमने तस्वीरों की जांच की, सामने मामला निकल के आ गया कि तस्वीर न तो क्रूज की है, न क्रूज टर्मिनस की है। तस्वीरें जोनल डायरेक्टर वानखेड़े जी के कार्यालय में चेयर पे रखकर ये तस्वीरें उतारी गई। उसमें एक छोटा वीडियो भी था। जो वीडियो में कर्टन नजर आता है, जो उसमें व्यक्ति नजर आता है, वो सब वानखेड़े जी हैं और उनके कार्यालय का है। तो सवाल उठा कि ये फर्जीवाड़ा है। उसी रात में एक तस्वीर और वायरल हो गई, जिसमें एक जिनके सर पे बाल नहीं है ऐसे व्यक्ति का वायरल हुई तस्वीर, और सवाल उठा कि ये कौन है जो सेल्फी उतार रहा है। हमें लग रहा है कि कुछ आपके इसमें कोई डिस्टरबेंस है सिस्टम में, आवाज डिस्टर्ब कर रहा है। देखिए उसको दुरुस्त कीजिए ना। आपकी आवाज टूट टूट के आ रही है, किरकिर किरकिर हो रहा है। देखिए डिस्टरबेंस है प्लीज। हाँ मिल रही है, लेकिन बीच में ये जिस तरह से चीजें हो रही है कुछ। हाँ अभी रुक गया, अभी रुका है, अभी रुका है। सवाल बाद में करिए, पूरा सीक्वेंस में समझ लें। तो आपको आवाज नहीं मिल रही है सर? नहीं नहीं, मुझे आवाज मिल रही है। पहले मेरी बात पूरी हो जाने दे, उसके बाद आप 100 सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा। मुझे आवाज नहीं मिल रही। मैं अपनी बात पूरी कर लूं फिर आप सवाल पूछें। तो, तो हमने 6 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल खड़े किए कि ये 2 व्यक्ति जो मर्चेंट को हैंडल कर रहा है, ये मनीष भानुशाली, ये कौन है? वो भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष अपने को कहता है। पूरी तरह से उसकी तस्वीरें बीजेपी के प्रधानमंत्री जी से लेकर राज्य के नेताओं के तक फोटो है। जो केपी गोसावी आर्यन को हैंडल कर रहा है, वो अपने आप को प्राइवेट डिटेक्टिव कहता है, जिसपे बहुत सारे मामले हैं। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मामला उठाया। उसके बाद ज्ञानेश्वर जी ने एक पत्रकार वार्ता से ये चीजें बताने की कोशिश की कि हम ये इंडिपेंडेंट विटनेस है, हम इन्हें नहीं जानते। 2 तारीख के पहले हम इन्हें नहीं जानते थे। जो भानुशाली वो कह रहा है कि बहुत पहले से उनके हम संपर्क में थे, हमने खबर दी थी। एनसीबी कह रही है कि वो हमारे विटनेस थे। वो सारे सवाल हैं जो जवाब नहीं दिए गए। लेकिन उसी समय ज्ञानेश्वर जी ने कहा कि उनके दामाद का मामला है, इसलिए वो प्रिजुडिस है। फिर 2-3 दिन के बाद 9 तारीख को दूसरी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। समीर वानखेड़े ने उसी दिन बयान दिया था 3 तारीख के दिन कि हमने 8 से 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो हमने एक वीडियो रिलीज किया कि 8 नहीं 11 लोग थे। 3 और लोग थे, जिसमें ऋषभ सचदेवा, प्रतीक गाबा और आमिर फर्नीचर वाला अंदर जा रहे हैं और उन्हें लेकर उनके ही पिताजी और चाचा निकल रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के मोहित कंबोज, अभी उन्होंने अपना नाम बदल लिया है, मोहित भारती कर लिया, उनके वो साले साहब हैं। तब एनसीबी ने कहा वो 11 नहीं 14 लोग थे। हमने पूछा कि ये कौन लोग हैं, और फिर लगातार बीजेपी हम पे हमला बोल रही थी। एनसीबी भी इनडायरेक्टली कह रही थी कि इनके दामाद पे कार्रवाई हुई है, इसीलिए ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। या अभी आपने भी ये सवाल उठाया। मैं आपको बता दूं, 27 तारीख को पिछले महीने में जमानत हो गई, जिसका जो ऑर्डर है वो 12 तारीख के दिन जस्टिस ए जोगलेकर, जो एनडीपीएस के स्पेशल कोर्ट के जज हैं, उन्होंने अपना ऑर्डर दस्तखत करके पिछली 13 तारीख को इसी महीने की लोड किया और 14 तारीख को फिर हमने प्रेस ली। ठीक है। जिसमें ये ऑर्डर में कहा गया है कि मामला ही नहीं बनता है। जो गुजरात की सीए रिपोर्ट आई है फॉरेंसिक लैब की, उसमें कोई भी गांजा नहीं, सारा तंबाकू है। 7.5 ग्राम किसी महिला के पास मिला था, उतना ही मामला है। इसलिए न्यायालय ने वो जजमेंट दिया, जिससे मामला साफ हो गया कि फर्जी है। अब 8.5 महीने जब हमारे एक बिटिया है, परिवार के लोग हैं, अगर किसी को निर्दोष आप फंसा देंगे तो बहुत सारी चीजें वो ढूंढते रहते हैं। तो सारी चीजें जो भी निकल के आ रही है, हम लोगों के सामने रख रहे हैं। आज हमने एक मामला रखा है फ्लेचर पटेल का, जी। जो इनकी बहन के साथ तस्वीरें डाल के लिखता है कि माय सिस्टर लेडी डॉन।
वो 3 मामलों में विटनेस है। सवाल ये उठता है कि एक व्यक्ति हर जगह पे कैसे पहुंच जाता है? ये इंडिपेंडेंट विटनेस कैसे हो सकता है? हैबिचुअल पंच कैसे आप लाते हैं? इसका मतलब सारा फिक्सिंग करके लोगों को आप फंसाते हैं। ये हमने रखने की कोशिश की। ये 35 साल से एजेंसी बनी है, इसने बड़े बड़े सीजर किए, लेकिन पिछले 1 साल से सिर्फ 2 ग्राम 5 ग्राम फिल्म वाले बड़े प्रतिष्ठित लोगों के से नाम जोड़ दो, पब्लिसिटी कर दो। ये खेल जो चल रहा है ये राज्य को बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए, और बॉलीवुड साफ टारगेट है। उन्हें फंसा दो, डर जाता है, कोई रिएक्ट नहीं करता। हमें लगता है ये जो पूरा फर्जीवाड़ा है इसको हम एक्सपोज कर रहे हैं। ये हमारा कोई व्यक्तिगत मामला जो कह रहे हैं व्यक्तिगत तो था, लेकिन न्याय सच्चाई सामने ला के रख दी। अब मैं लेकिन सवाल करूं अब मैं सवाल करिए करूं करिए। सवाल यह है कि आपको यह क्यों लगता है कि सिर्फ बॉलीवुड को आप बचा रहे हैं, बाकी सब लोग उसको बदनाम कर रहे हैं? मैं क्यों बचाऊंगा? मैं तो सच्चाई सामने ला रहा हूँ। बॉलीवुड की लड़ाई में नहीं लड़ रहा हूँ। जो फर्जीवाड़ा हो रहा है उसको हम एक्सपोज करने का काम। तो इसका मतलब है कि केंद्र सरकार पूरा फर्जीवाड़ा करवा रही है। अब एक अधिकारी जिसके रिश्ते बीजेपी के नेताओं के साथ हैं, एक अधिकारी जिसे स्पेशल जूनियर होने के बावजूद ऐसे पद पे बिठाया गया, वो पिछले 1 साल से इस तरह से खबरें बनाता रहा कि पूरा ड्रग का हब बन गया है मुंबई शहर। उसके बरअक्स जो महाराष्ट्र का एंटी नार्कोटिक सेल है उसने बड़ी बड़ी कार्रवाई की। छोटी छोटी खबरें आई होंगी, लेकिन जो लोकल पुलिस स्टेशन का काम था वो एनसीबी कर रही है। एनसीबी का काम एंटी नार्कोटिक कर रहा है। खबरें बनाना ये मकसद है और खबरों के जरिए सरकार को बदनाम करने का खेल हो रहा है। मैंने माना कि आपकी बात है, चूंकि आप मंत्री हैं, आपके पास भी इंफॉर्मेशन है। आपके पास उस इंफॉर्मेशन के जरिए आप किसी चिट्ठी के जरिए या किसी ऐसे फोरम पर या कोई आपका संपर्क का तरीका हो जिसमें यह बात उठाइए। आप पब्लिकली ये बात कर रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कि आप सीधे सीधे मंत्री होते हुए वकालत कर रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है? आपको ऐसा नहीं लग रहा है? ऐसा केंद्रीय एजेंसी है जिनका फर्जीवाड़ा हुआ वो न्यायालय में जाएंगे। हमारा दिमाग 8.5 महीने रहा, न्यायालय से तो चीजें आ रही है, लेकिन हमारी सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र हो रहा है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों के सामने हम रखें। अगर वो मीडिया खेल सकते हैं तो मीडिया में सारी सच्चाई हम भी बता सकते हैं ना। लेकिन उनकी तरफ से कोई मंत्री या कोई नेता इस तरह से आके तो नहीं कह रहा है कि ऐसा नहीं था, आर्यन नहीं थे, या ये जो है महाराष्ट्र सरकार बचा रही है, महाराष्ट्र सरकार क्यों आ रही? वो तो चुप है। और आपकी तरफ से, अर्थात महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आप सीधे सीधे उतर आए हैं कि ये ऐसा गलत है, यहाँ पर फ्लेचर की कमी है, यहाँ पर लेडी डान का जिक्र क्यों हुआ है। सर, ये एक मंत्री के मुंह से ये सारी बातें रोज के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये सब रखना, आपको नहीं लगता कि जो जांच चल रही है वो पूरी तरह से रास्ते से हट गई है? बिल्कुल फर्जीवाड़ा है, मैं एक्सपोज कर रहा हूँ। मंत्री हो, मेरी जिम्मेदारी है कि जो झूठ है, गलत है, हम जो मुद्दे उठा रहे हैं बताएं ना। कि जो केपी गोस्वामी फरार मुजरिम है वो कैसे पंच बन गया? भानुशाली आपका पंच जो बीजेपी का नेता कैसे बन गया? आपने बीजेपी के नेता के साले और उनके 2 साथियों को कैसे छोड़ दिया? एक फ्लेचर पटेल है जो आपका हैबिचुअल पंच कैसे बन गया? ये सारे सवाल हैं। सवाल का जवाब देना पड़ेगा। न्यायालय में तो मामला चलेगा, न्यायालय में सारा मामला बस गिरेगा। आप जो ये कह रहे हैं, बस वही मैं कहना चाह रहा था कि जब मामला न्यायालय में जाता वहां पर ये जरह होती और ये बातें आती। वही तो मैं कह रहा हूं कि इसके पहले भैया 10 साल तक मामला चलता रहे, लोग बेगुनाह फंसे रहे, सरकार बदनाम होती रहे। आप कह रहे हैं कि उनकी तरफ से कोई नहीं बोल रहा है। माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से लेके 20 नेता लगातार इस पे बोल रहे हैं और एक ही सवाल उठा रहे थे कि इनके दामाद का उसका भी हमने खुलासा कर दिया। न्यायालय ने उसके ऑर्डर में स्पष्ट रूप से कह दिया है कि क्या सच्चाई है, उसमें फर्जीवाड़ा है, वो नजर आने लगा। तो मतलब आपके दामाद का नाम आया तो आपको गुस्सा ज्यादा आया, और यही तो जी ये तो आप मानिए कि आपको गुस्सा। दिवाकर विक्रम सिंह जी भारती सिंह कोई मेरी रिश्तेदार नहीं थी। मेरे दामाद के मामले के पहले भी ये सवाल मैंने उठाए थे। उसके पहले और कई लोगों पे जब इस तरह की पब्लिसिटी का खेल हुआ, हमने पिछले वर्ष मामले उठाए थे, आज पहली बार नहीं उठा रहे हैं। मैं पत्रकार साथी मुंबई के मुझे अच्छी तरह जानते हैं। जो भी होगा पार्टी की तरफ से हर चीजों पे हम बयान देते हैं। हर चीजों को, जो नीति केंद्र सरकार की हो या किसी भी दल का गलत काम हो, उस पर हम अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं। अगर आज फर्जीवाड़ा हो रहा है तो हमारी जिम्मेदारी है, हमारी सरकार बदनाम हो रही है,
तो जनता की अदालत में हम बात ले जा रहे हैं, आपके जरिए भी जा रही है और लोगों के जरिए भी जा रही है। अगर कोई गैर कानूनी काम मैं कर रहा हूँ, वानखेड़े कह रहे हैं कि न्यायालय हम हाई कोर्ट में जमानत कैंसिल करने के लिए जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि जो रिया चक्रवर्ती है उसकी भी जमानत हाई कोर्ट ने दी, सुप्रीम कोर्ट में 10 महीने से जमानत कैंसिल करने का प्रयास किया जा रहा है। कोर्ट की लड़ाई है, कोर्ट में लड़ेंगे, लेकिन जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं है। जनता की अदालत में एक लड़ाई और भी आपको लड़नी चाहिए। अगर मान लीजिए विपक्ष अर्थात भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में मुंबई को बदनाम करने पे तुली हुई है और बॉलीवुड को निशाना बनाया जा रहा है, तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि इतना सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि ये सवाल ही न उठे, क्योंकि मुंबई तो हमारी आर्थिक नगरी है, आर्थिक राजधानी है। अगर मुंबई का चेहरा कुछ इस तरह से पेश किया जाएगा और होगा, और ये मत कहिए कि बिल्कुल ऐसा सब कुछ पाक साफ है, अगर ऐसा है तो उसकी सफाई हो जाने दीजिए। होने दीजिए ना, तो आप क्यों चिंतित हैं? हम तो सफाई दे रहे हैं ना। न्यायालय में भी मामला होगा। भारतीय जनता पार्टी चुनाव होने वाले हैं महानगर पालिका की। अभी चुनाव जब मार्च में होंगे, फरवरी में, तो मुंबई की जनता वर्डिक्ट दे देगी। माननीय मंत्री जी, चूंकि मैं भी भारतीय नागरिक हूं, पत्रकार हूं, और आप हमसे बड़े हैं और मंत्री हैं, सवाल करना और चिंता करना ये मेरा अधिकार है। और चूंकि भारत हमारा है, मुंबई हमारी है, तो हम चिंता तो कर सकते हैं ना। आप सवाल उठाएं, हम भी सवाल उठा रहे हैं, हम भी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। आपके सवालों के जवाब तो हम दे रहे हैं, लेकिन हमारे सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से या सरकारी तंत्र का उपयोग करके एनसीबी को एक हथियार के रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है, तो यह अब साबित हो जाना चाहिए कि वास्तव में अगर महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की एक साजिश है तो इसका पर्दाफाश होना ही चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि जब आपका नाम हर एक मुद्दे में आ जाता है कि आप सफाई के रूप में ये सारी बातें कह रहे हैं, जनता की अदालत में आप जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल उठाए गए हैं, बात निकलेगी दूर तलक तभी जाएगी ना। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, उसी पर्दा को मैं उठा रहा हूं। आपको क्या लगता है कि इस तरह की बातें अगर महाराष्ट्र सरकार के बारे में होती रही तो इसको अब केंद्र स्तर पर बातचीत करनी चाहिए कि किस तरीके से आपको अपने एजेंसियों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि शरद पवार जी भी कह चुके हैं सीबीआई, एनसीबी इन सब का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार। आप भी ऐसा मानते हैं? हो रहा है। अच्छा, बंगाल में भी हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है। कल मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लाल बाल पाल, पंजाब, बंगाल और महाराष्ट्र ही जब संकट देश पे आता है तो खड़ा होता है। बंगाल खड़ा है, महाराष्ट्र खड़ा है, पंजाब भी खड़ा होगा। और देश में एक संकट जो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके लोगों को फंसाया जाता है, डराया जाता है, या तो डरा कर अपनी पार्टी में लिया जाता है, जो नहीं डरता उन्हें कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जाता है। ये सारा खेल है, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। जनता देख रही है, और जनता पंजाब, बंगाल और महाराष्ट्र का इतिहास रहा है कि हर क्रांति इन्हीं 3 राज्यों में खड़ी होती है और वो परिवर्तित पूरे देश में हो जाती है। तो ये बात तो आपकी पार्टी संसद के अगले सत्र में उठा भी सकती है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। देखेंगे, समय है अभी, पार्टी तय करेगी कैसे क्या उठाना है। आपने एवी स्टार न्यूज के साथ बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप पूरी तरह से इस नज़र बनाए रखिए इस पूरे मामले पर। हम यही आशा करते हैं कि आप दूध का दूध, पानी का पानी होने देने तक अपनी बातों को और पक्ष विपक्ष को पूरी तरह से सामने रखेंगे, क्योंकि आप जनता की अदालत में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नवाब मलिक साहब। तो ये थे महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक, जो एनसीबी पर सवाल उठाने के बाद मीडिया के जरिए अपनी बात रख रहे हैं कि किस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। और वास्तव में अगर दुरुपयोग किया जा रहा है तो अब दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन यह भी सच है कि मुंबई का जिक्र ड्रग्स और इन सब मामलों में जब आता है तो चूंकि यह भारत की आर्थिक नगरी है, यहां से ऐसे मुद्दे और मामले जब जुड़ते हैं तो हर एक भारतवासी चिंतित होता है। ऐसे में नवाब मलिक सहित वो तमाम मंत्री या वहां के मुख्यमंत्री को ये सोचना ही होगा कि बॉलीवुड और मुंबई पर जो समय समय पर इन मुद्दों पर सवाल उठते हैं वो सवाल न उठाए जाएं। इसलिए सब कुछ, बहुत कुछ और बहुत अच्छे तरीके से क्रिस्टल क्लियर कर दिया जाए और प्रशासन को पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त किया जाए।
एवी स्टार न्यूज़ में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एवी स्टार न्यूज़। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।